हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम चैप्टर 4 का नया टॉपिक लेते हैं। हमने जो है अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि को अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। स्टार्ट करते हैं। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो देखते हैं हम अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में डिफरेंस। एक तरफ लेते हैं हम अणुसंख्यता, और एक तरफ हो जाएगी हमारी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि तो क्या होती, अणुसंख्यता को हम आणविकता भी कहते हैं। तो अणुसंख्यता को आणविकता, दोनों में डिफरेंस। पहला पॉइंट, अणुसंख्यता हमेशा पूर्णांक मान वाली होते हैं, यानी इसका मान हमेशा कैसा होता है, पूर्णांक। तो हमारा पहला ही पॉइंट बनेगा कि इसका मान पूर्णांक होता है। पूर्णांक होता है। अणुसंख्यता हमेशा कैसी होती है, पूर्णांक होती है, यानी अणु की संख्या हमें जो है 0 से ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। तो ये हमेशा एक पूर्णांक रहेगी। इसके बाद हम जो है अभिक्रिया की कोटि में पहला पॉइंट देखेंगे, इसका मान प्रभाज्य भी हो सकता है। इसका मान प्रभाज्य भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, क्योंकि हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रभाज्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी है। तो इसका मान प्रभाज्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मान कैसा हो सकता है, प्रभाज्य, जबकि ये हमेशा कैसे रहेगी, पूर्णांक रहेगी। दूसरा पॉइंट जो है, अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक पद होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक पद है। जबकि हम इधर अभिक्रिया की कोटि में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि को हमेशा प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यह एक प्रायोगिक पद है। तो इसका दूसरा अंतर रहेगा कि यह एक प्रायोगिक पद है। यह सैद्धांतिक पद होता है, जबकि यह कैसा पद है, प्रायोगिक पद है। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए, अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो हम तीसरा पॉइंट यही बना सकते हैं कि इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। शून्य नहीं हो सकता है। जबकि इधर हम देखेंगे तीसरा पॉइंट में, इसका मान कैसा हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो हम इसको लिख देंगे कि इसका मान शून्य भी हो सकता है। यानी इसका वैल्यू कैसा आ सकता है, शून्य, क्योंकि हमने शून्य कोटि की या जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है। तो इसका मान शून्य भी हो सकता है, जबकि इसका मान शून्य नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, चौथा, इसके द्वारा क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। यानी क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी
प्राप्त नहीं कराता। तो हम इसका अगला पॉइंट यही बना सकते हैं कि भाई इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जबकि इसमें हम फोर्थ पॉइंट लिख देंगे, इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसके द्वारा हमें जो है क्रियाविधि के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि इसके द्वारा नहीं मिलती है। अनुसंख्यता। अब लास्ट मेन पॉइंट, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या अनुसंख्यता होती है। डिफाइन के रूप में भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है। जबकि इधर लिख देंगे हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तन होता है। तो इसका पांचवा पॉइंट बनेगा भाई अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है। तो इसका डिफाइन क्या बनेगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है, जबकि ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है। इसे हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यता कहते हैं। तो यह था मुख्य डिफरेंस अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।